नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के अतीत से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक विवादास्पद सिद्धांत के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमारे इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दे। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी तकनीकें थीं जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। ये सिद्धांत हमें इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या प्राचीन भारत वाकई एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस था, और अगर ऐसा था तो फिर वो सारा का सारा ज्ञान, वो सारी टेक्नोलॉजी गई कहाँ। अच्छा, इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो कि एक खोई हुई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के हैरान कर देने वाले दावे के बारे में है। तो इस पूरे सिद्धांत का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हम अपने अतीत को शायद गलत तरीके से देखते आए हैं। मतलब जिन चीजों को हम आज मिथोलॉजिकल स्टोरीज या पौराणिक कथाएं कहते हैं, क्या हो अगर वो असल में उस जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी का जिक्र हो। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में राजा नल के रथ का जिक्र आता है। कहा जाता है कि ये रथ मिनटों में 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेता था। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर उस जमाने के किसी सुपरफास्ट व्हीकल का सबूत। अब जरा इस रथ के बारे में सोचिए। इसकी स्पीड मिनटों में 100 किलोमीटर। ऐसी स्पीड के लिए तो एकदम स्मूथ एडवांस्ड सड़कों की जरूरत पड़ेगी, है ना। और तो और ये रथ इतनी तेज रफ्तार पर भी इतना शांत था कि उसमें बैठे लोग आराम से बात कर सकते थे। और हॉर्स पावर शब्द, ये भी तो इसी से जुड़ा हो सकता है। मतलब ये कोई मामूली गाड़ी नहीं थी, ये तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरफ इशारा करता है। और देखिए, ये सारा ज्ञान सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं था, इसे बाकायदा सीखने सिखाने के सेंटर्स में सहेजा गया था। सोर्स का दावा है कि उस समय भारत में 900 यूनिवर्सिटियां थीं। जरा सोचिए, 900, और उनमें से 400 तो सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में ही थीं। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस खोई हुई इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलता है। और वो है हमारे प्राचीन मंदिर। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। सबसे पहला उदाहरण है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। ये एक ऐसी बनावट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। सोचिए, ये पूरा का पूरा मंदिर एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया है। इसे बनाने वाले कारीगर तमिलनाडु से लाए गए थे, जो इस कला में माहिर माने जाते थे। एक कहानी तो ये भी है कि औरंगजेब के 2000 मजदूर 6 महीने तक कोशिश करते रहे, लेकिन इसका सिर्फ 10% हिस्सा ही तोड़ पाए। और सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाने में जो लाखों टन पत्थर निकला, वो गया कहाँ, आज तक किसी को नहीं पता। ये सारी बातें इशारा करती हैं कि इसे बनाने में कोई ऐसी तकनीक इस्तेमाल हुई थी जो शायद आज हम खो चुके हैं। एक और कमाल का उदाहरण है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। इसकी एक आर्किटेक्चरल फीचर तो ऐसी है जो लगता है कि फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती दे रही हो। कहा जाता है कि दिन के किसी भी वक्त इस मंदिर के मुख्य टावर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं है। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ये तो एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स और इंजीनियरिंग के जबरदस्त ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। तो फिर सवाल वही है, अगर हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग थी, तो वो सब गया कहाँ। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही सीरियस मोड़ ले लेती है। सोर्स का दावा है कि ये हमारी विरासत वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म नहीं हुई, बल्कि अनगिनत मंदिरों को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। इस विनाश का एक उदाहरण है कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। कहानी ये है कि जब बुचिकन नाम का एक आक्रमणकारी इसे ताकत से नहीं तोड़ पाया, तो उसने मंदिर के चारों तरफ लकड़ी और गंधक का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी। और ये आग 6 महीने तक जलती रही। आखिर में इतनी ज्यादा गर्मी से पत्थर चटक गए और मंदिर टूट गया। मतलब इन ढांचों को तोड़ने के लिए किस हद तक जोर लगाया गया, ये कहानी उसका एक उदाहरण है। लेकिन एक सवाल और है, अगर इतना सब कुछ हुआ तो ये इतिहास हमारी यादों से, हमारी किताबों से मिट कैसे गया। इस बात को समझाने के लिए वक्ता एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। अब इसका एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण देखिए। बिहार में एक शहर है बख्तियारपुर। ये शहर नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडरों के पास है और इसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर है। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को जलाकर राख कर दिया था।
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई जगह उसका नाम कैसे सम्मान से रख सकती है जिसने उसकी सबसे बड़ी धरोहर को नष्ट किया। चलिए अब वास्तुकला से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ शानदार इमारतें नहीं थीं, ये उस दौर के समाज का कह सकते हैं कि धड़कता हुआ दिल थे। देखिए, आज हमारे लिए मंदिर क्या है? ज्यादातर पूजा पाठ की एक जगह। लेकिन सोर्स का कहना है कि उस जमाने में मंदिर की भूमिका इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो पूरे समुदाय के लिए एक मल्टीपर्पज हब की तरह थे। ये मंदिर उस समय के इकोनॉमिक सेंटर थे जहां व्यापार होता था। ये सोशल यूनिटी का जरिया थे जहां हर जाति के लोग एक साथ आते थे। ये कला और संस्कृति के हब हैं। यहाँ तक कि न्याय के लिए भी लोग मंदिरों में आते थे और तीर्थ यात्रा के जरिए ये पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करते थे। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहाँ वक्ता एक ग्रैंड थ्योरी पेश करते हैं जो हमारे हजारों साल पुराने अतीत को सीधे हमारे आने वाले कल से जोड़ती है। ये थ्योरी कहती है कि इतिहास एक साइकिल, एक चक्र की तरह है। एक प्राचीन युग था जब अस्त्र जैसे बहुत ही एडवांस्ड हथियार थे। फिर महाभारत जैसा एक महायुद्ध हुआ जिसने दुनिया और उसकी तकनीक सब कुछ तबाह कर दिया। इसके बाद आया एक अंधकार युग जहां सारा ज्ञान खो गया। और आज हम मॉडर्न युग में हैं, जहां हम धीरे धीरे उसी खोए हुए विज्ञान को फिर से खोज रहे हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी। और इसका एक बड़ा संकेत मिलता है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मशहूर कोट से। जब उन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया तो उन्हें भगवत गीता का एक श्लोक याद आया, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। सोर्स के मुताबिक ये इस बात का सबूत है कि हमारे आज के वैज्ञानिक भी अपनी खोजों की परछाई उन प्राचीन ग्रंथों में देख रहे थे। वक्ता का तर्क है कि जब भी धरती पर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है तो पॉजिटिव चेक्स काम करते हैं। मतलब युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं जैसी विनाशकारी घटनाएं होती हैं जो सब कुछ रीसेट कर देती हैं, बैलेंस को फिर से बना देती हैं। तो ये थे इस सोर्स के कुछ मुख्य तर्क। अब इस विश्लेषण के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि एक खोए हुए सुनहरे युग की ये कहानियां, ये नैरेटिव हमारे आज की समझ को और हमारे भविष्य के विजन को किस तरह से आकार देती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।